हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, आपको बताना था शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो उसका जो सही आंसर दिया है वो है गणपत कुमार सर ने और दिया है तिवारी जी ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है प्रेरणा प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कुल मूल प्रवृत्तियां कितनी दी गई हैं। आपके ऑप्शन है 14, 15, 16 एंड 17। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर करना है और अगर आपने सही आंसर किया तो आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो किया जाएगा, तो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से बायोगैस की सहमत होते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है बायोगैस की। ठीक है, बायोगैस की, इसके पहले तो याद रखना है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उससे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, अब यहाँ पे दिया है पहले ऑप्शन में आकर्षक पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार की बात बायोगैस ने नहीं की है, तो ये वाला गलत हो गया। अब इसमें दिया है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे जन्म से ही शैतान होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दंड की बात तो हम कभी करते नहीं हैं। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है बच्चे वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। ये बात भी बोली है बायोगैट्स्की ने, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है फोर्थ। और बायोगैट्स्की से आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, जैसे कि ये थे कहाँ के, ये रशिया के थे। ठीक है, पहली बात। और इन्होंने किसकी बात की है, जेडपीडी की बात की है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। और इन्होंने बात की है स्कैप होल्डिंग की। ठीक है, स्कैप होल्डिंग की, ये भी बात याद रखनी। स्कैप होल्डिंग एक तरीके की अस्थायी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि जो स्कैप होल्डिंग है इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और सीटेट में तो काफ़ी बार आए हैं, तो ये याद ही रखना है आपको। और आपको एक याद रखना है कि इन्होंने सोशल स्पीच की बात की है और एक प्राइवेट स्पीच की बात की है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इनर स्पीच की अगर बात की जाए तो वो भी इन्होंने की है। ठीक है, किसकी, इनर स्पीच की, इनर स्पीच की। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। यहाँ बात की जा रही है शैशव काल की। तो जो शैशव काल की अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है ए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि शैशव काल की जब भी बात आए तो कुछ चीज़ें, यानी कि इसके उपनाम तो हमेशा याद रखने हैं। इसे हम बोलते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, जीवन का एक महत्वपूर्ण काल भी इसे कहते हैं, और खिलौनों की आयु कहते हैं। अनुकरण की अवस्था इसे कहते हैं क्योंकि बच्चा इस एज में सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है और इसी के अनुकरण करके ही वो अपनी भाषा को सीखता है। और इसे बोलते हैं भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी इसे ही बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि खिलौनों की आयु कौन सी है। ठीक है, तो आपको खिलौनों और खेल की आयु दोनों ही याद रख रही है कि खेल की आयु किसे हम कहते हैं और खिलौनों की आयु किसे हम कहते हैं। और इसमें एक कथन है जो कि आपको याद रखना है कि जो बालक होता है उसके मस्तिष्क का विकास 1/2 3 साल की उम्र में हो जाता है। ये बात जो बोली है ये बोली है गुड एनएफ ने। ठीक है, गुड एनएफ ने, ये याद रखना है। और याद रखना है कि वैलेंटाइन ने इन्हें बताया है, वैलेंटाइन ने बोला है कि ये जो अवस्था है सीखने का एक आदर्श काल है, यानी कि बच्चा इसमें बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको याद रख लेनी, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शामिल है वो है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी कि बच्चे स्वयं से करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, तो इसका जो सही होगा वो है डी। और इसकी बात किस में की गई है, इसकी बात की गई है जो 2005 में एनसीएफ हमारा आया था। ठीक है, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। अब इसमें हमें बताना है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो देखो हम केवल वाला बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें स्नायु तंत्र की बात हो रही है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, तो ओनली विद्यालय में करें ऐसा ही ज़रूरी नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हो बुद्धि में कई फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो गार्डनर का जो सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, उसमें भी कई प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं, वो भी आपको याद रखनी है। और भी काफ़ी सिद्धांत थे, जैसे कि अगर बात की जाए तो एक था बहुकारक का सिद्धांत जो कि दिया है थॉर्नडाइक ने। अब देखो बहुकारक का सिद्धांत कभी भी आए तो याद रखना है कि बहु प्लस कारक, इसे याद रख लो कि बहु आई कार में थॉर्नडाइक की, ठीक है, तो ये यहाँ से याद हो जाएगा थॉर्नडाइक का है। और बाकी का जो एक है समूह कारकीय सिद्धांत, अब ये किसका है, ये है थर्स्टन का, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है डी, ठीक है, यानी कि बहुआयामी है जो बुद्धि है वो कैसी है, बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं, इसका होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग पक्षपात देश की ओर संकेत करता है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कि आनुवांशिक विभिन्नताएं जो कि लड़कों एवं लड़कियों में मौजूद हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियोचित या फिर पुरुषोचित विशेषताओं के सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध होना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों एवं लड़कियों के बीच भिन्नताओं की स्वीकृति, नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों एवं लड़कियों के बीच लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब हम सांस्कृतिक या फिर सामाजिक आधार पर लड़कों या लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, भिन्नता से व्यवहार करते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे कहते हैं लिंग पक्षपात, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, अब देखिए कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या, इन ऑप्शन में से हमें चुनना है, ठीक है। तो पहले बात की गई है कि शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, हाँ, इसे हम मान सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि इसमें बात की गई प्रश्न की तो हम लेंगे प्रश्न वाला, ठीक है। वैसे ये वाला भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो है सी, यानी कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, उसे कभी ऐसे डांट नहीं देना चाहिए जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ही ना पूछे, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो है सी, यानी कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसे हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है बालक विकास में प्रक्रिया पर बल है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, नहीं। देखो अगर हम बात करें प्रक्रिया पर तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ प्रक्रिया पर, लेकिन पूरी तरीके से जो बाल विकास है वो प्रक्रिया पर ही बल नहीं देता है। नेक्स्ट है कि वातावरण एवं अनुभव की भूमिका पर, हाँ, वातावरण पर देता है और अनुभव की भूमिका पर भी देता है, लेकिन उतना अधिक बल नहीं देता, ठीक है। अगर यही होता कि वातावरण एवं सामाजिक अंतःक्रिया पर, तो इसे भी हम मान लेते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और नेक्स्ट है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को, हाँ, इसे भी कहते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी ये सभी सही हैं। और पूरी तरीके से अगर माना जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रक्रिया पर भी हम बल देते हैं और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देते हैं और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन पर भी हम बल देते हैं। तो ये जो है इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है, हमें ये बताना है। तो ये जो कथन है ये तो आपको देखो याद करना पड़ेगा, इसका आंसर सही है ए, यानी कि हरलॉक का ये कथन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ठीक है। इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का कार्य, यानी कि हमें बताना है किसके कार्य के कारण, ठीक है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें जो डैश की जगह आएगा वो क्या सही आएगा, क्षेत्रफल, वो क्षेत्र नहीं आएगा, मौसम भी नहीं और जलवायु भी नहीं। जो सही है वो है वातावरण, क्योंकि वातावरण में ये सभी आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट है 140 से अधिक
बुद्धि लब्धि IQ वाले बालक के बच्चों के किस श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, हमें ये बताना है। तो 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है उन बच्चों को रखा जाता है प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है डी, ठीक है। और देखो अगर बात आती है यहाँ IQ की आई है, ठीक है। तो IQ से आपको जो याद रखना है कि पहला जो IQ का फॉर्मूला दिया था वो दिया था स्टर्न ने, ठीक है। कब दिया था, ये दिया था उन्होंने 1911 में, लेकिन जो सही बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला था वो 1916 में दिया था टर्मन ने, ठीक है। इतनी चीज़ें ये याद रख लेनी है। जो सही फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये है बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला। और ये किसने दिया था, ये दिया था टर्मन ने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।